शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मुंबई के मिचगांव में वाक़े जीएसटी भवन की 8वीं और 9वीं मंजिल पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। आसपास की इमारतों को फौरी तौर पर खाली करवा लिया गया है। आग की खबर मिलते ही काबीना वजीर अजीत पवार भी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड अमले की तकरीबन 20 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे का। प्रशांत, इस वक्त का आपसे हाल जानना चाहेंगे। आग बुझाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, अभी क्या कुछ हालात? बिल्कुल हिना, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि आग आप देखें तो 8वें 9वें फ्लोर पर जहां आग लगी थी वहां पर अभी भी जो धुआं है वो बाहर निकल रहा है। फायर फाइटिंग की जो प्रक्रिया है दमकल विभाग की तरफ से अभी भी जारी है। दमकल विभाग ने जानकारी दी है कि 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके वारदात पर पहुंचाई गई हैं। 12:35 पर कंट्रोल को कॉल गया कि मझगांव इलाके में जो जीएसटी दफ्तर है उसके 8वें और 9वें फ्लोर पर आग लगी है। आनन पालन में यहाँ पर जो है दमकल विभाग के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन देखते ही देखते आग जो है भीषण रूप ले लिया और इसीलिए इसे बड़ी आग घोषित करते हुए मौके पर 20 से ज्यादा गाड़ियां भेजी गई और अभी भी आप देखें तो फायर फाइटिंग की प्रक्रिया जो है यहाँ जारी हो रही है। सबसे अहम बात हिना मैं आपको बताऊं, जीएसटी का दफ्तर माना जा रहा है और 8वां 9वां फ्लोर वो है जहां पर तमाम दस्तावेज रखे जाते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 8वां 9वां फ्लोर ये जीएसटी ऑफिस का क्या होता है, वहाँ पर किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं? वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐसा रहता है कि जो डीलर है यानी कि जो एसोसिएशन ऑफ द चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी कि ऐसे डीलर के जो पत्र व्यवहार रहते हैं कि हमको ये बारे में हमको इधर का एक यानी कि जो एडीएम रिलीफ के बारे में छूट मांगता है, ऐसे लेटर वगैरह दस्तावेज उसके वहाँ पे रखे जाते हैं। आमतौर पर इस दफ्तर में कितने व्यापारी या फिर कितने कर्मचारी या कितने अधिकारी बैठते हैं अगर देखा जाए तो? यहाँ के हिसाब से आज पहले माले से लेके 10वें माले पर तक का, ग्राउंड से लेके 10वें माले तक का अगर बोला जाए तो कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या मेरे ख्याल से 1,500-2,500 तक होगी। और 8वें 9वें फ्लोर की खास तौर पे बात की जाए तो? 8वें 9वें फ्लोर की खास तौर पे बात की जाए तो 175 तक रहेगी। हिना, आपने सुना कि 175 से ज्यादा, आपको एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखें तो 8वें और 9वें फ्लोर पर जो दफ्तर है वहाँ पर 150 से ज्यादा कर्मचारी अमूमन दिनों पर यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। बिल्डिंग की शिफ्ट करने की प्रक्रिया जो शुरू की जा रही है और इसी के चलते आधी बिल्डिंग का जो पार्ट है वो शिफ्ट कर दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर जब आग लगी तो उस वक्त बहुत कम कर्मचारी मौजूद थे और आलन पालन में जब आग लगी तो इन लोगों ने कोशिश की कई लोगों को बाहर निकालने के लिए। हमारे साथ कुणाल है जो 4th ग्रेड के मतलब यहाँ पर प्यून के तौर पर काम करते हैं। 4th ग्रेड प्यून के तौर पर काम करते हैं। कुणाल, क्या देखा आपने, कितने बजे आग लगी, क्या कुछ आपने किया? तकरीबन 12:30 के पहले कुछ लगा हुआ है। जब भागदौड़ चालू हुई, जब हम लोग बाहर गए तो देखा सब अफरा तफरी चालू थी। तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑल सब पहले जो पार्किंग में गाड़ी, कितने लोग ऊपर थे, आपने कितने लोगों को बाहर निकाले नहीं, मतलब हम लोग चिल्ला के बोल रहे थे नीचे से कि नीचे आ जाओ आग, क्योंकि जब भी दिख रही थी कि बहुत फैला उसका बहुत बड़ा पैमाने पे चालू था। अभी हम लोग ऊपर गए और जब तक ये साइड का न्यू बिल्डिंग का जो ये था उधर तक मतलब धुआं पूरा होने चालू हुआ था। बिल्कुल ही ना, तो मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊं। आप देखें तो अभी भी फायर फाइटिंग की प्रक्रिया जो लास्ट कोने में अगर आप देखें तो वहां पर अभी भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से जब आग बुझ जाए और धुआं निकलना बंद हो जाए तो जो कूलिंग की प्रक्रिया होती है जिसे लास्ट स्टेज कहा जाता है फायर फाइटिंग का, उसे अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद कंफर्म किया जाएगा आग पूरी तरह से बुझी है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आग लगी कैसे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये भी खबरें आ रही थी कि वहाँ पर अजीत पवार भी जो है वो पहुंचे थे, उन्होंने भी मौके का जायजा लिया था। जी बिल्कुल, देखिए वाईबी चौहान हॉल में अजीत पवार बैठक में थे शरद पवार के साथ और जैसे ही जानकारी मिली कि जीएसटी दफ्तर में आग लगी है तो बाहर निकलते वहां पर जो हमारे सहयोगी वसीम अंसारी थे तो उनको भी ये जानकारी दी कि हम डायरेक्टली जीएसटी ऑफिस जा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊं तो पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सिर्फ यहाँ पर पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड और दमकल विभाग और बीएमसी के जो कर्मचारी हैं उन्हें सिर्फ यहाँ आने जाने दिया जा रहा है, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि 20 से ज्यादा गाड़ियां मंगानी पड़ी और आप देखें जो लोग आसपास के थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया इमारत के। और जिस तरह से हिना आंकड़े पर एक बार अगर ध्यान दे तो 150 से 175 के यहाँ पर कर्मचारी 8वें और 9वें फ्लोर पर काम करते हैं।
यानी आज अगर बिल्डिंग शिफ्ट करने की प्रक्रिया नहीं होती तो ये आग जो है बड़े हादसे के रूप में जरूर तब्दील हो जाता। कोई हताहत होने की अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि 8वां 9वां फ्लोर जो है वो वहाँ पर जो दस्तावेज रखे थे वो कितने अहम है, कौन से दस्तावेज थे। जैसे ही एक बार जी, तो बहरहाल आग किस वजह से लगी इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। प्रशांत पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी प्रशांत जो कि तफसीलात दे रहे थे। और मुंबई से इस वक्त की एक और अहम खबर, रियासती वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने ऐलान किया है कि भीमा कोरेगांव केस की जांच रियासती हुकूमत अलग से कराएगी। तो आपको बता रहे थे कि आज किस तरह से भीमा कोरेगांव मामले पर हमने देखा था कि तमाम जो पार्टियां हैं उनमें मंथन जारी था, और अब यह खबर आ रही है कि रियासती वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने ऐलान किया है कि भीमा कोरेगांव केस की जांच रियासती हुकूमत अलग से कराएगी और मामले की जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी जाएगी। शरद पवार की अगर बात करें तो लगातार शरद पवार जो थे इस मामले पर अहम अपना उन्होंने एक रवैया अपनाया था। उन्होंने अपने तमाम वजीरों की अहम मीटिंग भी आज तलब की थी, और हम अपने नुमाइंदों से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब यह खबर है कि रियासती वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने यह ऐलान कर दिया है कि भीमा कोरेगांव केस की जांच रियासती हुकूमत अलग से करवाएगी और इसके लिए एसआईटी भी तश्कील दी जाएगी। इस सेक्शन में प्रोविजन है कि राज्य सरकार उस पर जांच कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये यलगार परिषद का मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नाकारी थी लोगों को, लेकिन उसके ऑब्जर्वेशन में था कि इसमें सखोल चौकसी की जरूरत है, कहीं ना कहीं चीज़ें गलत तरीके से हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, पवार साहब का खत, सेक्शन 10 ऑफ एनआईए एक्ट राज्य सरकार को अधिकार देता है एसआईटी अपॉइंट करने का। गृह मंत्री उसको कानूनी प्रक्रिया करके अपॉइंट करेंगे। केंद्र सरकार को कोई भी मुकदमा अपने पास लेने का अधिकार है, जिसको मुख्यमंत्री ने अगर कोई ग्रीन नोट दिया है उससे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं। सेक्शन 10 में प्रोविजन है, राज्य सरकार स्वयं जांच बैठा सकती है, गृह मंत्री उसको लेके सारी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, एसआईटी की जांच होगी। पवार साहब ने जो पत्र दिया है उस पर आगे हम बढ़ेंगे। और पहले दिन से एनसीपी की भूमिका थी कि जो भी यलगार परिषद को लेके मुकदमा दर्ज किया गया ये फर्जीवाड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है और एसआईटी के माध्यम से हमें अपेक्षा है कि सारी चीजें जनता के सामने आएगी। आगे सर सवाल बुनियादी सर नाज़रीन, इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अहम खबर, और लगातार शरद पवार को हमने देखा था कि उन्होंने काफ़ी उनका सख्त रवैया रहा था भीमा कोरेगांव केस की जांच के ताल्लुक से। अभी के लिए क्या कुछ तफसीलात? लेकिन निश्चित रूप से हम सुबह से इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार ने नाराजगी व्यक्त की है कि राज्य सरकार ने भी जो है एनआईए को जांच सौंप दी इस पूरे मामले, इससे शरद पवार खफा थे, क्योंकि शरद पवार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए उद्धव ठाकरे को खत लिखा था। उसके बाद हमने देखा अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई। जैसे ही पहली बैठक खत्म हुई उसके तुरंत बाद आदेश आ जाता है कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगा, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एनआईए को जांच करने का जिम्मा जो है सौंप दिया, उससे जो है शरद पवार बेहद नाराज नजर आए थे। उसी के मद्देनजर उन्होंने एनसीपी के सारे मंत्रीगण, सांसद, विधायक सबकी बैठक जो है अभी बुलाई थी, और ये तय किया गया कि भले ही एनआईए इस मामले की जांच कर रही हो, लेकिन राज्य सरकार भी इस मामले की खुद जांच कर सकती है, और इसका प्रावधान जो है राज्य सरकार के पास है, और एक अलग जांच की जाएगी। और गृह मंत्री जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं, और सेक्शन 10 के आधार पर ये जांच की जाएगी, एसआईटी का गठन कर जांच होगा। और शरद पवार ने जैसा पत्र लिखा था इस पूरे मामले को लेकर, उसी आधार पर राज्य सरकार जो है इस मामले की जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी। यानी ये कह सकते हैं कि दो चीजें निकल सामने आ गई कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार, और उससे भी बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सहमति दे दी थी यहाँ पे कि इस पूरे मामले की जांच जो एनआईए करेगी, उसके बाद शरद पवार का जो है बैठक लेना, गृह मंत्री को जो है आदेश देना, गृह मंत्री का एसआईटी का गठन करना और एक अलग तरह से राज्य सरकार का जांच करना, कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात को इशारा साफ तौर पे हो रहा है। जी जी,
जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि रियासती वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने ऐलान किया है कि भीमा कोरेगांव केस की जांच रियासती हुकूमत अलग से कराएगी। तो भीमा कोरेगांव केस की जांच रियासती हुकूमत एसआईटी से करवाएगी। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि शरद पवार ने इस मामले पर सख्त रुख इख्तियार किया था, अपने तमाम वजीरों की उन्होंने मीटिंग भी तलब की थी और उसके बाद ये अहम खबर कि भीमा कोरेगांव केस की जांच रियासती हुकूमत अलग से कराएगी। और शाहीन बाग में खवातीन के धरने के ताल्लुक से अहम खबर, धरने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत जारी है। सुबह जब हम बात कर रहे थे हमारे साथी खुर्रम शहजाद से, तो उनका यही कहना था कि समाअत जो है वो होने वाली है और उस पर सभी की नज़रें लगी हुई हैं। और इस मौके पर वहाँ वकला के अलावा जो शाहीन बाग के कुछ लोगों का ग्रुप है वो भी मौजूद है, वो भी अपनी तरफ से तमाम तर बातें रखने के लिए वहाँ पर मौजूद है। तो शाहीन बाग में खवातीन के धरने के ताल्लुक से जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर समाअत शुरू हो गई है। और इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि वज़ीर दाखिला शाहीन बाग के एहतजाजियों से बात करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अच्छे माहौल में बात होनी चाहिए। मंत्री ने 10 बार बोला है, संसद के अंदर बोला है, आज मैं बिहार शरीफ में आपके सामने बता रहा हूं, तो हम तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं जी। तो शाहीन बाग की औरतों का कहना है कि सरकार हमारे पास नहीं है। आपकी जानकारी के लिए उनको बाकायदे इज्जत से बुलाया गया है। जो लोग भी आए समय लें, उनसे बात करें गृह मंत्री जी। लेकिन शाहीन बाग में जाके के तमाशा किया जाए, वहां आप हाल देखते हैं ना टीवी पर ना, हल्ला कितना होता है। आइए सौहार्द में बात करिए, हम लोग बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और सीए को लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है, हम जरूर दूर करेंगे। अभी मैंने शांति से आपको विस्तार से बताया, लेकिन हमारी एक समस्या है, हम सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग कर सोने का नाटक करते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, ये समस्या है। बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा का कहना है कि गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का फर्ज है। पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। उनसे बात की हमारे साथी पवन गौड़ ने। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव सर, जिस तरह से लगातार अब जो जामिया के जो सीसीटीवी फुटेज हैं लगातार वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसको लेके विपक्ष जो है वो अभी भी आपकी सरकार और दिल्ली पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहा है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि देखिए किस तरह से निहत्थे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है दिल्ली पुलिस। जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन क्या परिस्थितियां थी जामिया के आसपास, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर जिस प्रकार बसेस जलाए गए, जिस प्रकार बॉम्बे फेंके गए, पेट्रोल बम, उसके बाद ये कहना, मैं मानता हूँ ये कांग्रेस पार्टी केवल अराजक ताकतों के साथ अपनी संवेदना रखती है, न कि दिल्ली पुलिस की। उसी घटना में उसी दिन कई पुलिस भी घायल हुए हैं। पुलिस के लिए सुरक्षा कर्मी के लिए कोई संवेदना नहीं, अराजकता फैलाने वालों के साथ पूरी संवेदना है। आखिरकार सोनिया और प्रियंका केवल और केवल अलगाववादियों के मरने पर, असंघीय शक्तियों पर कार्रवाई होने पर क्यों इस प्रकार उनके समर्थन में खड़े आते हैं? तो कम से कम पुलिस जो घायल हुए हैं तो उनके प्रति भी कुछ संवेदना जताते, अच्छा होता। और जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, आमतौर पर कॉलेज कैंपसेस में पुलिस नहीं जाती है, लेकिन ऐसे विशेष परिस्थितियों में कानून व्यवस्था मेंटेन करना उनके लिए सबसे प्रथम कार्य है। और उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने, चीफ जस्टिस ने भी दिसंबर 16 को यही बात कही थी। तो इसलिए कानून अराजकता फैलाने के लिए जो सहयोग किए हैं वही खुद आकर के कहे हमारा विशेष अधिकार है जिसको कायम नहीं किया जा रहा है। मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है, कोई विशेष अधिकार नहीं है। गलत काम करेंगे जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई करना
पुलिस का, दिल्ली पुलिस का अधिकार है। ये काम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, ऐसा हम मानते हैं। यदि किसी ने एक्सेसिव फोर्स यूज किया है उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस खुद ऐसे कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इसके लिए किसी और की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ पवन गवर्नमेंट टीम, दिल्ली। तो शाहीन बाग से जुड़ी अहम खबर। शाहीन बाग में खवातीन के धरने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर तबसरा आया है कि सब सड़क पर एहतजाज करने लगे तो क्या होगा। 2 महीने से बंद रास्ता खोलने का हुक्म दे, ये अर्जी गुजार ने अपनी अर्जी में कहा है और इसी पर सुनवाई लगातार जारी है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये तबसरा आया है कि सब सड़क पर एहतजाज करने लगे तो क्या होगा। तो लगातार इस अहम खबर के ताल्लुक से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बताएं कि शाहीन बाग में खवातीन के धरने के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। और अभी फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा आया है कि सब सड़क पर एहतजाज करने लगे तो क्या होगा। अर्जी गुजार ने अपनी अर्जी में 2 महीने से बंद रास्ता खोलने का हुक्म देने की दरख्वास्त की है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि मसला दिल्ली के ट्रैफिक को लेकर है। तो शाहीन बाग से एहतजाजियों को हटाने वाली जो अर्जी है उसके ऊपर समाअत जारी है। और लगातार इस अहम मामले से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। अर्जी गुजार ने कहा कि 2 महीने से बंद रास्ता खोलने का हुक्म दे सुप्रीम कोर्ट। इस पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा है कि सब सड़क पर एहतजाज करने लगे तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मामले पर समाअत हो रही है। तो शाहीन बाग से एहतजाजियों को हटाने की मांग वाली अर्जी पर समाअत लगातार सुप्रीम कोर्ट में जारी है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर तबसरा किया जा रहा है, क्या कुछ सामने आ रहा है, उससे हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली और दिल्ली के ट्रैफिक से आप वाकिफ हैं और सब सड़क पर एहतजाज करने लगे तो क्या होगा। तो शाहीन बाग में खवातीन के धरने के खिलाफ अर्जी पर समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी तबसरा आया है कि हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज के खिलाफ नहीं है। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और दिल्ली के ट्रैफिक से आप वाकिफ़ हैं, तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर तबसरा आ रहा है, उससे लगातार हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम का, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। खुर्रम, क्या कुछ अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनवाई में सामने आया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंद करने को लेकर के सीधे तौर पर अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया है और ये कहा है कि कोई भी वजह हो और चाहे कोई भी मसला हो, लेकिन सवाल ये है क्या रास्ता बंद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो ये सवाल नहीं उठा रहे कि वहाँ पर कुछ लोग एक कानून से मुत्तफिक नहीं है, इसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या रोड बंद किया जा सकता है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लगातार अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह से करने लगे, चाहे किसी इस तरह से किया जाने लगे और दूसरे लोगों को भी इस तरह की सोच, इस तरह की फिक्र उनके अंदर आने लगे कि वो रास्ता ब्लॉक कर देंगे और अपनी बातें मनवाने के लिए बैठ जाएंगे, तो ये एक बड़ा ही मसला पैदा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले पर यह कह रहा है कि हमारी जो फिक्र है वो रास्ता बंद करने को लेकर के है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली समाअत में भी इशारा दिया था कि वो नहीं चाहता कि कोई रास्ता बंद हो, क्योंकि आप 60-65 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में तुषार मेहता की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है
कि जो हमारे मरकजी हुकूमत के नुमाइंदा वकील हैं उन्होंने कहा है कि वहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक है, यानी कि रोड बिल्कुल भी नहीं खुला है, हर तरीके से ब्लॉकेज है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से तुषार मेहता वो पेश हुए हैं, वो कह रहे हैं कि शाहीन बाग के एहतजाज करने वाले लोग हैं वो औरतों और बच्चों को आगे करके उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एहतजाज के नाम पर पूरी दिल्ली को आप यरगमाल नहीं बना सकते, ये एक बहुत बड़ी बात मरकजी हुकूमत की तरफ से अदालत के सामने कही गई है। और है ना, देखेंगे कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रास्तों को लेकर के, शाहराहों को लेकर के अपने फिक्र का एहसास किया है, उससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ ना कुछ शायद डायरेक्शन अभी जरूर देना चाहेगा। खुर्रम, लगातार इस अहम मामले पर हम बने हुए हैं। एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, ये जो अहम मामला चल रहा है, तो अर्जी गुजार ने अपनी अर्जी में क्या कुछ कहा है और इसके लिए शाहीन बाग के जो वकील हैं, उनके लोगों के वकील, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, दोनों बातें जानना चाहेंगे। खुर्रम, देखिए, जो अर्जी गुजार गर्ग नाम के हैं वो उन्होंने आज इस पूरे मामले में बहस की शुरुआत की है। अभी शाहीन बाग के लोगों का मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, उन्होंने इस मामले में जवाब नहीं दिया है, लेकिन गर्ग की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि दिल्ली पुलिस जो गाइडलाइंस हैं उसकी पाबंदी नहीं कर रही है, उस पर अमल नहीं कर रही है और रास्ता पूरे तौर से बंद है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली को दिक्कतों का सामना है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से तुषार मेहता पेश हुए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरी दिल्ली को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता, वहाँ पर औरतों और बच्चों को शील्ड यानी कि उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको आगे किया जा रहा है और ये सब हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात है जो मरकजी हुकूमत की तरफ से कही गई है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखना ये है अभी आगे और भी इस मामले में जो दूसरा मौक़िफ़ है, यानी शाहीन बाग के लोग हैं, दूसरे वकला हैं, वो अपनी बात अभी थोड़ी देर में यहाँ पर रखेंगे, है ना। जी खुर्रम, तो फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं, तो अपने नाज़रीन को बता दें कि इस वक्त खुर्रम से हम बात कर रहे थे। खुर्रम हमें बता रहे थे कि शाहीन बाग में ख़वातीन के धरने के ताल्लुक से जो अर्जी दाखिल की गई है उस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब सड़क पर एहतजाज करने लगे तो क्या होगा। दिल्ली और दिल्ली के ट्रैफिक से आप वाकिफ़ हैं, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज के ख़िलाफ़ नहीं है। और लगातार खुर्रम जिस तरह से बता रहे हैं कि सुनवाई जारी है, क्या कुछ और निकल कर सामने आता है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। कर्नाटक असेंबली में ख़वातीन के ताल्लुक से बड़ा ऐलान किया गया। पुलिस महकमे में ख़वातीन को 25% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया। कर्नाटक असेंबली का साल 2020 का पहला इजलास जारी है। टेलीकॉम एजीआर मामले में वोडाफोन आइडिया ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनके मुताबिक असल रकम 7,000 करोड़ रुपए है, जिसकी आधी रकम इस जुमे तक सरकार को अदा कर दी जाए। दोनों कंपनियों ने 2,500 करोड़ रुपए जुमे तक अदा करने की बात कही है। वोडाफोन और आइडिया ने अदालत से कहा है कि उनकी बैंक गारंटी बरकरार रखी जाए ताकि कामकाज पर कोई असर न पड़े। तो टेलीकॉम एजीआर मामले में वोडाफोन और आइडिया ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनके मुताबिक असल रकम 7,000 करोड़ रुपए है, जिसकी आधी रकम इस जुमे तक सरकार को अदा कर दी जाएगी। दोनों कंपनियों ने 2,500 करोड़ रुपए जुमे तक अदा करने की बात कही है। हुक्मरी क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा की कमी से निपटने के मामले में कोताही बरतने और हलफनामा दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा और मणिपुर हुकूमतों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके भुखमरी क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा की कमी से निपटने के लिए मुल्क भर में कम्युनिटी रसोई बनाने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया कि मुल्क की बड़ी आबादी
पेट भर खाने से महरूम हैं। इसलिए हर रियासत में रियायती दामों पर खाना फराहम करने की सहूलत फराहम कराई जानी चाहिए। खबरों में इतना ही। आदाब।